बेटे बहू से तंग आकर सास ने दिखाया ऐसा साहस कि सारे जमाने में हड़कंप मच गया। 70 वर्षीय सावित्री जी घर में अकेले थी। भूख से उनका हाल बेहाल हो रहा था। वो किचन में खाना बनाने के लिए घुसी। जैसे ही एक डब्बा छुआ तो सारे डब्बे धड़धड़ा कर गिर गए, क्योंकि सारे डब्बे खाली थे। कुछ पकाने के लिए रसोई घर में राशन भी तो होना चाहिए ना। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे महेश को फोन लगाया। हेलो महेश बेटा, कैसे हो तुम? और घर वापस कब आ रहे हो? तुमने तो कहा था कि 4-5 दिनों में घर वापस लौट आओगे, लेकिन पूरा 1 सप्ताह बीत चुका है। तो दूसरी ओर से आवाज आई, अरे माँ, आप भी हद करती हैं। अब इंसान कहीं जाता है तो 4-5 दिन ऊपर नीचे तो हो ही जाते हैं। अभी हमारा आने का कोई प्लान नहीं है। अभी मैं आरती के साथ गोवा का आनंद ले रहा हूँ। उसके बाद आरती के मायके चले जाएंगे, क्योंकि उसके भाई की सगाई है। तो सारी तैयारी पिताजी ने मुझे ही सौंप रखी है, इसलिए अभी तो आना नहीं हो पाएगा। कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। यह सुनकर सावित्री जी बोली, बेटा, इतने दिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी? जो राशन घर में पड़ा था, यहाँ तक कि आटा भी खत्म हो चुका है। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और पैसे भी नहीं है। कल भी एक सूखी रोटी खाकर दिन बिताया था। बेटा, अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। कहते कहते सावित्री जी फपक फपक कर रो पड़ी। तो उनका बेटा महेश बोला, कमाल करती है माँ, आप भी इतना सारा राशन रख कर आई थी आपकी बहू आपके लिए। कितना खाना ठूसती हो माँ, बूढ़ी हो, 2 रोटी काफी है बुढ़ापे में। इतना खाना हजम कैसे होता है? इतनी जल्दी आपने वह सब खत्म कैसे कर दिया? तो सावित्री जी हैरानी से बोली, अरे नहीं बेटा, मुश्किल से 4-5 दिन का ही राशन पड़ा था, जो खत्म हो गया। फिर महेश बोला, अभी आना संभव नहीं हो पाएगा। सगाई के लिए अभी हमें शॉपिंग करनी है और पार्टी की सारी तैयारियां भी देखनी है। अभी तो आप किराने वाले से राशन का सामान उधार लेकर काम चला लीजिए। जब मैं आऊंगा तो हिसाब कर दूंगा। सावित्री जी कुछ कहने वाली थी कि तभी उन्हें फोन में से आवाज सुनाई पड़ी, बस माँ से ही बतियाते रहोगे या बीवी की तरफ भी ध्यान दोगे? आता हूँ डार्लिंग। और हाँ माँ, सुनो, बार बार फोन करके हमें परेशान मत करना। अपनी व्यवस्था खुद करो। कहकर महेश ने फोन काट दिया। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा उस पर सावित्री जी को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। सोचने लगी कि जब यही बेटा छोटा था और घर में राशन की कमी होती थी तो हम लोग भूखे पेट रह जाते थे, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं छोड़ा था। आज वही राशन नाप तोल कर घर में रख कर गया है। जो माता पिता अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं, वही बच्चे एक कटोरी राशन नाप तोल कर रख देते हैं। बचपन में एक बार बेटा साइकिल के लिए जिद पकड़ कर बैठ गया था, तो उसके पिता ने कितने दिन पैदल ही धूप में चलकर काम पर जाया करते थे। उनके पैरों में मोटे मोटे छाले पड़ जाते थे। कुछ महीनों के बाद पैसे इकट्ठे हुए तो एक अच्छी सी साइकिल लाकर महेश को दिया, जिसे देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे की खुशी देखकर पिता अपने पैरों के छाले तक को भूल गए थे। सावित्री जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। साल भर वही फटी पुरानी साड़ी पहनती थी ताकि बच्चे की पढ़ाई के लिए किताब खरीद सके। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती थी। और आज बेटा 5 दिन का राशन घर में रखकर अपनी माँ को अकेला छोड़कर हनीमून मनाने चला गया और कहता है कि पिताजी की वजह से हम हनीमून पर नहीं जा सके। शादी को 1 साल हो गए हैं, इसलिए अब हनीमून पर जा रहा हूँ। गोवा के बीच पर घूमेगा। मुझे कब से कुंभ जाने की इच्छा थी। बेटे के पास उसके लिए पैसे नहीं थे, पर हनीमून पर जाने के लिए पैसे हैं। मेरे लिए खर्च करते हैं तो बेफिजूल लगता है और अपने लिए मनमानी खर्च करता है। बहू तो आए दिन 5 स्टार होटल में ही खाना खाती है, वहाँ अपने सास ससुर की चमचागिरी कर रहा है। कैसे इतनी जल्दी बदल जाती है औलाद कि माँ बाप का दर्द भी दिखाई नहीं देता। सोच सोच कर सावित्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पेट की भूख जीने भी कहाँ दे रही थी। भूख के मारे पेट में कुलबुलाहट मच रही थी। कभी इस कमरे में जाती तो कभी किचन में दौड़ती। डब्बे को खोल खोल कर देख रही थी कि शायद कुछ भी मिल जाए। आखिरकार पास की राशन की दुकान पर गई और हिचकिचाते हुए कुछ राशन मांगा। दुकानदार ने सारा राशन पैक करके दे दिए और बिल पकड़ा दिया। सावित्री जी बोली, बेटा, मेरा बेटा अभी बाहर गया है। जब कुछ दिन में आ जाएगा तो मैं तुम्हारा सारा हिसाब किताब कर दूंगी। माँ जी, आज नगद कल उधार, आपके बेटे ने पहले ही बोला है। अगर मेरी माँ कुछ भी उधार मांगे तो उनको मत देना। आप इसको रख दीजिए और चली जाइए। मैं आपको 1 किलो आलू भी नहीं दे सकता फ्री में। दुकानदार की बात सुनकर सावित्री जी दंग रह गई कि बेटा दुकानदार को भी पट्टी पढ़ा कर गया है।
कहीं ज्यादा ना खा ले माँ। शर्मिंदा होकर सावित्री जी वापस घर लौट आई। लेकिन अब क्या करे, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बैठे बैठे उन्हें कुछ ख्याल आया और वह जल्दी से घर को ताला लगाकर घर के पास वाले मंदिर में चली गई तो देखा मंदिर में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सावित्री जी ने एक पत्तल में प्रसाद लिया और मंदिर के प्रांगण में बैठकर खाने लगी और पेट की भूख शांत करके थोड़ी देर वहीं बैठी रही और रोती रही कि सुबह फिर खाना कहाँ से मिलेगा, और सोचने लगी कि आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा। बच्चों को आने में तो अभी 1 सप्ताह बाकी है। थोड़ी देर बाद जब वे अपने घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकली तो 7-8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और बोले, अम्मा जी कुछ सब्जी खरीद लो। बेटा सब्जी तो खरीद लेती, पर मेरे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं है। उन्हें देखकर सावित्री जी के मन में कुछ ख्याल आया और बोली, बेटा यह सब्जी तुम कहाँ से लाते हो? अम्मा, मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा फल सब्जी का बगीचा है। जिन काका का बाग है, वह हमें उनके सब्जी बेचने के बदले पैसे देते हैं। कुछ देर बाद सावित्री जी अपने घर वापस आ गई, लेकिन फिर सोचने लगी कि अगर वह छोटे छोटे बच्चे खुद कमा कर खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बूढ़ी हूँ, गठिया की वजह से उनके घुटनों में दर्द भी रहता है, तो क्या हुआ, पापी पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। दूसरे दिन सावित्री जी मंदिर के पीछे वाले बगीचे में चली गई और काका से आलू प्याज लेकर फुटपाथ के पास बेचने के लिए बैठ गई। ज्यादा कुछ नहीं तो इस तरह वह अपने पूरे दिन के खाने का खर्च तो निकाल ही लेती थी, लेकिन कहीं दुनिया वाले उनके बेटे को गलत ना समझे, यह सोचकर उन्होंने अपने मुंह को साड़ी से ढक लिया था ताकि वह किसी की पहचान में ना आ सके। ऐसा करते करते आज 4 दिन बीत चुके थे। आज जब सावित्री जी सब्जी बेचने बैठी तो देखा मौसम खराब लग रहा था। मौसम विभाग की चेतावनी भी उन्होंने सुनी थी कि आंधी तूफान आ सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहे। लेकिन फिर भी सावित्री जी वहां सब्जी बेचने बैठ गई। थोड़ी ही देर में जोरों की आंधी चलने लगी तो सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन सावित्री जी अभी तक वहीं बैठी थी, यह सोचकर कि कुछ सब्जी बिक जाएगी तो उनका गुजारा हो जाएगा। ऐसे मौसम में एक बुजुर्ग को वहां बैठे देख एक न्यूज़ रिपोर्टर वहां आ गया और वीडियो बनाने लगा और बोला, मजबूरी आखिर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। ऐसी आंधी तूफान में भी यह बुजुर्ग अम्मा निकलने को मजबूर है। हाथ पैर कांप रहे हैं, शरीर कमजोर है। जिस समय वह रिपोर्टर वीडियो बना रहा था उसी समय तूफान और तेज हो गई और सावित्री जी की साड़ी जिससे उन्होंने अपने मुंह को ढका हुआ था, अचानक हवा में उड़ गई और वे घबरा कर जल्दी से अपना सामान उठाकर वहां से चली गई। कुछ देर में बाहर का तूफान थम तो गया था, लेकिन सावित्री जी के आंसुओं का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बुढ़ापे में पति के जाने के बाद उनकी यह हालत होगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सावित्री जी और राम प्रसाद जी का एक बेटा महेश और एक बेटी पूनम थी। छोटा होने के कारण महेश को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया गया था। माता पिता की कितनी उम्मीदें थी उन्हें अपने बेटे से। पढ़ाई में भी होशियार था महेश। उच्च शिक्षा के लिए राम प्रसाद जी ने उसका बीएच यूके एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और बेटी का एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दी। उसी कॉलेज में महेश की आरती से मुलाकात हुई थी। दिखने में हैंडसम महेश आरती को तो पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज पास करने के बाद महेश को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब राम प्रसाद जी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। इसलिए राम प्रसाद जी ने महेश के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया ताकि मरने से पहले वह अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी कर सके। तभी महेश ने बताया कि वह आरती से बहुत प्यार करता है। यह सुनकर राम प्रसाद जी बहुत खुश हो गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि आरती के पिता बहुत पैसे वाले हैं और वह बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल बेटी है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना उसके नेचर में नहीं है। राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी ने इस शादी का विरोध किया। बड़े घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाना नहीं चाहते थे, लेकिन आरती और महेश ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था और आरती के पिता उसकी हर एक बात मानते थे। तो महेश की जिद के कारण माता पिता को ना चाहते हुए भी उन दोनों के विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी के दूसरे दिन ही अचानक से राम प्रसाद जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, तो वह दोनों हनीमून मनाने विदेश नहीं जा पाए। इस चीज को लेकर आरती बहुत खींचती थी कि उस बूढ़े को अभी मरना था। इसका खुन्नस वो सावित्री जी पर निकालने लगी। उनके पैरों में दर्द होने के बावजूद भी घर का सारा काम उनसे करवाती, किचन का कोई सामान छूती नहीं और खुद बाहर सहेलियों के साथ घूमने फिरने चली गई। आरती घूमने फिरने और शॉपिंग करने में मस्त थी। फिर अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाकर सभी सहेलियों के साथ ताश खेलती, ड्रिंक करती और नाचती गाती। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाली सावित्री जी को यह सब अच्छा नहीं लगा, तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि अच्छे घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा
नहीं देता। इतनी बात सुनने की देरी थी कि आरती ने घर में तांडव मचा दिया और अपने पति को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उसकी लाइफ में किसी की भी दखल अंदाजी को वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। महेश ने अपनी माँ को समझा दिया कि वह टोका टोकी ना करे। बहू के यह रंग देखकर सावित्री जी स्तब्ध रह गई। उनके पति इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे, इसलिए उनको बहू की बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। वह अब ज्यादातर चुप रहती थी। राम प्रसाद जी की बेटी पूनम कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करती थी ताकि उनका अकेलापन बांट सके, लेकिन आरती को अपनी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। शादी के 6 महीने बीतने पर आरती ने बहुत शानदार पार्टी रखी। आरती के मायके वाले उसके घर पहुंच गए। महेश की बहन पूनम तो अपनी माँ से मिलने आई थी। घर में पार्टी चल रही थी, उसे तो इस बात की खबर भी नहीं थी। अब वह वहां आ गई थी तो आरती का मुंह पूरा सूज गया था। उसने कहा कि हर समय मुंह उठाए चली आती है, अब तो इनको सबक सिखा कर ही रहूंगी। अब आरती ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी ननद के खिलाफ एक चाल चली। उसने चोरी से अपनी माँ के हीरो का सेट पूनम के बैग में डाल दिया और उसके बाद वह हल्ला मचाने लगी, मेरी माँ का डायमंड सेट नहीं मिल रहा है, और सबकी तलाशी लेने लगी। ऐसा कहते हुए उसने पहले तो इधर उधर हार ढूंढने का दिखावा किया और फिर जब पूनम घर से जाने लगी तो आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अपने बैग की तलाशी करवा कर ही जाइए दीदी। क्या मतलब? भाभी मैं आपको चोर लगती हूँ? गरीब हूँ पर मेरी भी अपनी इज्जत है। अरे चोर कभी बोलता नहीं कि उसने चोरी की है। अब तलाशी तो मैं लेकर रहूंगी। अपनी ननद के बैग को सबके सामने तलाशने लगी और बैग के अंदर अपनी माँ का हार देखकर उसने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। देखो देखो महेश, क्या हरकत की है तुम्हारी दीदी ने। आज तक इतने महंगे हार कभी देखे नहीं होंगे ना। चाहिए थे तो मांग लेती, लेकिन इस तरह चोरी करना, छी छी। महेश ने भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और यह देखकर पूनम हक्की बक्की खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहाते हुए वह उस दिन अपने ससुराल गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन जाते जाते उसने इतना जरूर कहा, आरती भगवान से डरना, जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है एक दिन वो लौट कर तुम पर भी आएगा। इतना कहकर वह रोते हुए अपने घर लौट गई। इधर बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा सावित्री जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनकी बेटी ने भी वहां आना बंद कर दिया था। कभी कभार फोन करके अपनी माँ का हाल चाल जान लिया करती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी। एक दिन आरती के पास उसके मम्मी पापा का फोन आया और बोले, आरती बेटा तुम अपने हनीमून पर कहीं नहीं गई क्योंकि तुम्हारे ससुर गुजर गए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब तुम गोवा घूम लो और हम तुम्हें गोवा की टिकट भेज रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रुक जाना। हो सकता है तेरे भाई के लिए जो लड़की देख रखी है उसकी सगाई हम कर दे। इस बारे में जब आरती ने महेश से बात की तो महेश बोला, अगर हम कुछ दिनों के लिए वहां चले जाएंगे तो यहाँ माँ अकेले कैसे रहेगी। उनके घुटनों में दर्द रहता है, चलने में बड़ी परेशानी होती है। इस बात पर आरती भड़क उठी, अब क्या हनीमून पर माँ को ले जाओगे? गोवा के बीच में घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, वहाँ के डिस्को में जाएंगे। मेरे भी तो अरमान थे शादी में, जो तुम्हारे घर आते ही तुम्हारे बूढ़े पिता के साथ जलकर राख हो गई। अब मेरी माँ ने कुछ सोचा है तो आप मना कर रहे हैं? आज बहुत माँ पर प्यार बरस रहा है। अरे नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। माँ अकेले सारा काम घर का बाहर का कैसे करेगी? जब सुबह शाम भजन कीर्तन करने के लिए मंदिर में जा सकती है तो क्या खड़े खड़े अपनी 2 रोटियां नहीं पका सकती? मैं उनके लिए घर का सारा राशन सामान खरीद कर जाऊंगी, आराम से पकाती रहेंगी और खाती रहेंगी। आरती ने कहा तो महेश बोला, ठीक है बाबा, तुमसे कभी बहस में जीत पाया हूँ मैं। कहकर महेश अपने ऑफिस जाने लगा तो सावित्री जी बोली, अरे बेटा ऑफिस जा रहा है? तभी आरती तेज कदमों से बाहर आई। आरती भौहें चढ़ाते हुए बोली, क्यों, अब क्या काम आ गया जो जाते वक्त पीछे से टोक दिया? जरूर किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। आपको तो 1 मिनट भी चैन नहीं है, कभी तो उनको भी आराम से रहने दो। बहू की तीखी बातें सुनकर सावित्री जी चुप हो गई। महेश बोला, हमेशा जाते समय टोक देती है, आज तो पूरा दिन मेरा खराब होगा। और बताइए क्या काम है आपको? वो बेटा, अगर पेंशन निकाल लाए हो तो कुछ पैसे भी दे दो। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तेरे पिता के पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने हाथ फैलाती हूँ। तभी महेश बोला, लेकिन माँ, हमने आपको कौन सी कमी छोड़ी है जो हाथ फैलाने की नौबत आएगी? आपकी हर जरूरत को तो हम पूरा करते हैं। पिताजी के पेंशन के पैसे मैं आरती के हाथ में लाकर रख देता हूँ। जब घर उसे चलाना है तो पैसे भी उसके हाथ में ही होने चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो आप उससे मांग सकती हैं। यह बात सुनकर सावित्री जी चुप हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा बेटा एक बात तो बताओ, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या?
अभी सावित्री जी ने इतना ही कहा था कि आरती रसोई घर से बाहर निकलकर आई और बोली, लीजिए, अभी हमारा प्रोग्राम बना नहीं कि आपकी माँ की जासूसी शुरू हो गई। मैं ना कहती थी कि आपकी माँ हमारी हर बात दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। इस घर में तो हमारी बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। तभी महेश बोल उठा, माँ, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अपने बेटे और बहू की बातें आप जो छुप छुप कर सुनती हो, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। तभी सावित्री जी बोली, बहू, तुम लोगों की कोई बात नहीं सुन रही थी मैं। तुम इतना तेज बात कर रही थी, इसलिए ही तो मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रही थी कि कभी कुछ खरीदने की इच्छा हो जाती है तो मेरे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए। तभी महेश बात बदलता हुआ बोला, 5 दिनों के लिए हम गोवा घूमने जा रहे हैं। उसके पिता ने टिकट भेजा है, लेकिन 5 दिन में बूढ़ी अकेले कैसे रहूंगी? सावित्री जी ने घबराते हुए कहा। तभी आरती गुस्से से बोली, बस हमने कहीं जाने की बात कही नहीं कि शुरू हो गई आपकी माँ। आखिर आप चाहती क्या है? क्या सारी उम्र हम आपकी सेवा में ही गुजार दें, या फिर हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम परसों सुबह जा रहे हैं और यह तय हो चुका है। ऐसा कहकर आरती पैर पटकती हुई रसोई घर में चली गई। महेश ऑफिस चला गया। आरती ने हमेशा की तरह सावित्री जी से घर का झाड़ू पोछा करवाई और फिर सब्जी काटने के लिए दे दी और उसके बाद शॉपिंग करने के लिए बाजार चली गई। जिस दिन वे लोग निकलने लगे तो आरती सावित्री जी के पास आई और बोली, माँ, यह लीजिए, 3,000 रुपये अपने पास रखिए। यह देखकर सावित्री जी को मन ही मन खुशी हुई कि चलो, बहू को मेरी इतनी तो चिंता है। फिर औपचारिकता निभाते हुए बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे इतने पैसे की क्या जरूरत है? तो आरती बोली, अरे, यह पैसे मैं आपको घूमने फिरने या फालतू चीज़ों के लिए नहीं खर्च करने को दे रही हूँ। कल महीने की पहली तारीख है। दूध वाला, अखबार वाला और केबल वाला यह सब कल पैसे लेने आएंगे तो उन्हें दे दीजिएगा। घर में जितना राशन पड़ा है आपके लिए काफ़ी होगा। फल सब्जी खरीदने की तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, और आपकी दवाइयाँ हमने लाकर पहले ही रख दी है। इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सावित्री जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और फिर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठकर चलते बने। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब उनके बेटे ने उनकी सूध नहीं ली तो थक हार कर सावित्री जी को अपना पेट भरने के लिए आलू प्याज बेचने का काम करना पड़ा। अतीत के बारे में सोचते सोचते सावित्री जी अचानक वर्तमान में आ गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? बच्चे तो घर पर है ही नहीं, और मुझसे मिलने कौन आएगा? लगता है मेरी कोई मंदिर की सहेली मिलने आई है, सोचते हुए सावित्री जी बाहर आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो अपने सामने अपनी बेटी पूनम को देखकर वह हैरान रह गई। इतने समय बाद अपनी बेटी से मिलकर उनकी आंखें भर आई। अरे बेटी पूनम! तभी पूनम के बच्चे भी नानी नानी कहते हुए उनकी टांगों से लिपट गए। सावित्री जी ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और फिर प्यार से सहलाते हुए उनका माथा चूमते हुए बोली, आओ ना बच्चों, अंदर आओ। कितने सालों बाद तुम्हें सामने से देखा है, वरना आज तक तो तुमसे वीडियो कॉल पर ही बात होती आई थी। कहते हुए वे रुआसी हो गई। तभी पूनम बोली, मैं भी क्या करूँ माँ, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं वहाँ मैं कैसे आ जाती? भाभी ने तो जो कुछ भी मेरे साथ किया था वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इसलिए चाहते हुए भी अपने मायके की चौखट पर पैर ना रख सकी। लेकिन आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती थी? वो तो भाभी ने गोवा घूमने की फोटोज फेसबुक पर शेयर की थी तो हमें पता चला कि वह घर पर नहीं है, इसलिए हम आपसे मिलने चले आए। फिर सावित्री जी बोली, अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ आ गए। बेटियों से ही तो घर रोशन होता है। लेकिन तुम्हारी भाभी यह सब बातें नहीं समझेगी। अभी यह बातें चल ही रही थी कि पूनम के बच्चे बोल उठे, मम्मी, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। तो सावित्री जी बोली, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वे रसोई घर में चली गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आरती ने सारे स्नैक्स को ताला बंद करके चली गई थी। उसी समय पूनम भी रसोई घर में आ गई और बोली, आप परेशान मत होइए माँ, मुझे बताइए, मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बात सुनते ही सावित्री जी उदास भरे स्वर में बोली, क्या बताऊँ बेटी, खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी अपने ही घर में मैं भिखारी बनकर बैठी हूँ। समझ नहीं आता कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर पूनम बोली, अरे इतनी छोटी सी बात, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आपकी यह परेशानी मैं 1 मिनट में हल कर देती हूँ। इतना कहते हुए पूनम ने अपना मोबाइल निकाला और खाना ऑर्डर कर दिया। बहुत दिनों के बाद सावित्री जी ने भरपेट खाना खाया। अपने बच्चों का साथ पाकर सावित्री जी जैसे अपनी परेशानियों को भूल ही गई थी। उधर शाम के समय सावित्री जी की सहेली जब उनके पास आई तो बोली, अरे वाह, क्या बात है, बिटिया आई है? तभी सावित्री जी हंसकर बोली, अरे आओ ना, देखो बच्चों के आने से आज मेरा घर कितना गुलजार हो गया है। पूनम तुरंत जाकर उनके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर सावित्री जी की सहेली बोली, सावित्री, तुम्हारी बहू के होते हुए तो आज तक इस घर में मुझसे कभी पानी तक भी नहीं पूछा गया, और आज बिटिया तो मुझे चाय बनाकर पिला रही है। यह सुनकर पूनम हैरानी से उनकी ओर देखने लगी।
वो बोली, बेटी एक बात कहूँ, तुम ही अपनी माँ को अपने साथ अपने घर क्यों नहीं ले जाती? यहाँ रहते हुए तुम्हारी माँ की हालत कुछ अच्छी नहीं है। या तो अपने माँ का ख्याल तुम रखो या फिर उन्हें उनका हक दिलवाओ। सारे पैसे तो तेरे भाई भाभी ही ले लेते हैं और तेरा भाई भी सिर्फ अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। इससे तो मेरी हालत अच्छी है। पहले मुझे अफसोस रहता था कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। एक बेटी है जो ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मेरा पूरा ध्यान रखती है। अकेली रहती हूँ लेकिन शान से जीती हूँ। सारे काम नौकरानी कर देती है। तेरे भाई के पास पैसे हैं पर तेरी माँ नौकरानी है। यह बात सुनकर पूनम कुछ सोच में पड़ गई। थोड़ी देर में पूनम और सावित्री जी की सहेली सावित्री जी को कुछ समझाने लगी। सावित्री जी भी सोच में पड़ गई। उधर आरती अपने मम्मी पापा के घर भाई की सगाई की पार्टी एंजॉय कर रही थी। सगाई हो जाने के बाद आरती ने सगाई की फोटोग्राफ फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही थी। तभी उसके हाथ में एक वीडियो लगा जो आंधी तूफान के समय उस समय न्यूज रिपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें सावित्री जी आलू प्याज बेचते हुए नजर आ रही थी। वीडियो पर कैप्शन लगा था, पैसे वाले घर की अम्मा की यह दुर्दशा, पेट की भूख उम्र नहीं देखती। यह वीडियो देखकर तो आरती के होश उड़ गए। फिर आरती ने चुपके से महेश को यह वीडियो दिखाई और बोली, देखो आपकी माँ क्या गुल खिला रही है, हमारे पीठ पीछे पूरे जग में हमारी बदनामी करने पर तुली हुई है। घर चलकर उनकी अच्छी खबर लूंगी। दूसरे दिन आनन फानन में महेश आरती घर वापस चले आए। आते ही महेश वीडियो खोलकर दिखाने लगा, यह क्या है माँ? सावित्री जी तो सहम सी गई। आरती की नजरें जब पूनम पर पड़ी तो गुस्से में लाल पीली हो गई। चोरनी, हमारी पीठ पीछे घर में डाका डालने आई है? किसने बुलाया था तुम्हें? जब इतने सालों से मुंह फुलाकर बैठी थी, फिर आज मेरे घर कैसे आ गई? तो पूनम बोली, एक बात सुन लो भाभी, यह घर मेरा भी है। मैं नाराज आपसे हुई थी, अपनी माँ से नहीं। पिछली बार मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया था, अब तो पुलिस में कंप्लेन करवा कर रहूंगी। आरती बोली। तो पूनम ने कहा, जो करना है वो कर लो। नंद भाभी की लड़ाई देखकर सावित्री जी अंदर ही अंदर कांप गई। डर के मारे उनकी बोलती बंद हो गई। पूनम सावित्री जी से बोली, यह घर आपका है माँ और आपके नाम पर है। अब इस बात का फैसला आपको खुद ही करना होगा। खुद के पैसे होते हुए भी आप अपने बेटे बहू के सामने हाथ फैलाना चाहती हो या अपनी बची कुची जिंदगी पूरी शान के साथ बिताना चाहती हो? महेश बोला, माँ को भड़काती हो? अभी के अभी अपना सामान उठाओ और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चलती बनो। तभी पूनम बोली, भाभी तो पराई है, कम से कम आप तो माँ की तकलीफों को समझेंगे, लेकिन आपने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। काम वाली बनाकर रखा है माँ को। इस बुढ़ापे में वह बर्तन मांज रही है और झाड़ू लगा रही है, यहाँ तक कि अब सब्जी भी बेचने को मजबूर हो गई है। जहाँ तक रही यहाँ से निकलने की बात, तो यह घर मेरा भी है, मेरा भी इस घर में हिस्सेदारी है। वह बात अलग है कि मैं आज तक कभी अपना हिस्सा नहीं मांगती आई हूँ। यह सुनकर आरती गुस्से में आ गई और झाड़ू उठाकर अपनी नंद को मारने जा रही थी। तभी सावित्री जी बोली, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी की ओर बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती बोली, आज इतना साहस आ गया, लगता है बेटी ने कान भरे हैं। जो आवाज में जोश आ गया है। दोनों भाई भाभी पूनम का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगे तो सावित्री जी के सब्र का बांध टूट गया। कड़कती आवाज में बोली, बेशर्म औरत, तुम्हारे माँ बाप ने ना तो तुम्हें कुछ संस्कार दिए हैं और ना ही तमीज सिखाया है। आज तक तो मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब नहीं। यह घर मेरा है और मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी सहेली को फोन लगाया और वकील को बुलाया। वकील कोर्ट के कागज लेकर आया और बोला, आपको मकान खाली करना पड़ेगा। जितने भी पेंशन के पैसे अभी तक आपने खर्च किए हैं वह तुम्हें वापस लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। बेटा, जब तुम घूमने गए थे तभी मैंने अपनी सहेली के साथ मिलकर कोर्ट के कागज तैयार करवा लिए थे। अब बहुत हो चुका तुम लोगों का, अब निकलो इस घर से। यह सुनते ही महेश आरती की हवाइयां उड़ गई। एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे। फिर दोनों अपनी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। सावित्री जी ने कहा कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी। जोरदार आवाज में बोली, मगरमच्छ के आंसू तुम किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। मेरी बेटी सही कह रही थी कि मैंने अपने लिए आवाज नहीं उठाई, जिस कारण तुम लोगों ने मुझे भिखारी बना दिया था। अब मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहती, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली गई। 3 दिन बाद महेश अपनी पत्नी को लेकर वह घर छोड़कर चला गया। अब सावित्री जी उस घर में अकेले रह रही थी, लेकिन उनकी बेटी पूनम को अपनी माँ की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उसने उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सावित्री जी ने उसके साथ आने से मना कर दिया और कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारे पिता की यादें बसती हैं और वैसे भी बेटी के घर पर रहना माँ बाप को शोभा नहीं देता। तो पूनम ने मकान के ऊपर के हिस्से को किराए पर बिठा दिया और अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख दिया।
जो दिन भर उनका काम करती रहती। सप्ताह में एक बार अपने बच्चों को लेकर पूनम अपनी माँ से मिलने भी आ जाती। अब सावित्री जी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने लगी थी। अपनी सहेली के साथ सुबह शाम कभी पार्क में टहलने जाती तो कभी मंदिर या गुरुद्वारे में चली जाती, कभी कभार घूमने फिरने भी निकल जाती। उनका समय अब अच्छे से कटने लगा था, लेकिन भला उनके बेटे बहू सुख शांति से कैसे गुजार सकते थे। इधर घर से निकलने के बाद महेश और आरती ने एक किराए पर घर ले लिया, लेकिन अब परेशानी यह थी कि महेश के पास ना तो अपने पिता की पेंशन थी और ऊपर से घर का किराया भी देना था। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, फिर ऊपर से आरती भी गर्भवती हो गई। इस हालत में भला आरती कैसे गुजारा कर सकती थी। अब तो आए दिन दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। एक दिन अपने पति से लड़कर आरती अपने मायके चली आई। कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन धीरे धीरे आरती अपनी भाभी की नज़रों में खटकने लगी और धीरे धीरे भाभी का व्यवहार आरती के प्रति बदलने लगा। अब उसकी भाभी उससे छुटकारा पाने की तरकीबें खोजने लगी। इसी दौरान उसके माता पिता का 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन गया और आरती की भाभी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। आखिरकार आरती के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसने अपनी ननद के साथ किया। एक दिन उसकी भाभी यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, मेरी सोने की चैन कहाँ चली गई? मिल नहीं रही है। बहुत महंगी चैन थी। उन लोगों ने सब जगह खोज लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर आरती की भाभी ने सबके सामने आरती की अलमारी खोली और उसके कपड़े निकाल कर खोजबीन करने लगी। यह देखकर आरती गुस्से में आ गई और बोली, यह क्या कर रही है भाभी? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी अचानक कपड़ों में से उसकी भाभी की चेन निकल आई। यह देखकर तो आरती के होश उड़ गए। उसने अपने भाई की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। तभी उसका भाई बोला, दीदी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही आरती को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आज उसे वही दृश्य याद आ रहा था जब कुछ वर्षों पहले उसने अपनी ननद पर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसकी ननद सब लोगों के सामने गुनहगार बना दी गई थी। आज आरती को भी उसके गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। उसका हंसता खेलता परिवार केवल उसकी गलतियों के कारण उजड़ चुका था। आज ना तो उसके पास अपना मायका रह गया था, ना ही उसका ससुराल। मायके की दहलीज पर खड़ी आरती के पास पछतावे के अलावा अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।